प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। ज्योतिबा फुले ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। मैं आपको कई दिनों से ह्यूमन सिस्टम के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। कल मैंने आपको हृदय के बारे में बताया था, किस प्रकार से हृदय हमारा काम करता है। ये भी मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक दिन हृदय 8000 लीटर रुधिर को हमारे शरीर में पंपिंग का कार्य करता है। मैंने बताया था कि मानव में हृदय बाईं और थोड़ा तिरछी स्थिति में अवस्थित होता है। ये 12 सेंटीमीटर लंबा, 9 सेंटीमीटर चौड़ा और 6 सेंटीमीटर मोटाई वाला होता है। हृदय दोहरी हृदय आवरणीय झिल्ली द्वारा परिवर्तित होता है, जिसके बीच में हृदय आवरणीय द्रव भरा रहता है, जो बाहरी चोटों से रक्षा करता है। गुलाबी रंग की मांसल संरचना है, मुट्ठी के आकार का लगभग होता है। इसी के साथ ही मैंने आपको बताया था कि हृदय में शुद्ध और अशुद्ध यानी CO2 और O2 युक्त रुधिर आपस में नहीं मिले, इसलिए हृदय 4 विषमों में बटा होता है। 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं। आलिंद छोटे होते हैं, निलय बड़े होते हैं। निलयों में प्रकुंचन होता है, जबकि आलिंदों में अनुशिथिलन होता है। अनुशिथिलन के दौरान दाएं आलिंद में ऊपरी महाशिरा और नीचे वाली महाशिरा से अशुद्ध रुधिर आकर के बढ़ जाता है। उसी समय फेफड़ों से बाएं आलिंद में फुफ्फुसीय शिरा के द्वारा लाया गया शुद्ध रुधिर बढ़ जाता है। भरने के बाद कपाट खोलते हैं और दोनों ओर इस तरफ से दाईं ओर से अशुद्ध रुधिर दाएं आलिंद में निलय में प्रवेश कर जाता है और इधर से शुद्ध रुधिर बाएं निलय में प्रवेश कर जाता है। जब आलिंद निलय कपाट बंद हो जाते हैं तो निलयों में प्रकुंचन होता है। दाईं ओर के निलय में प्रकुंचन होने से अशुद्ध रुधिर सीधा फुफ्फुसीय धमनियों के माध्यम से दाईं और बाएं फेफड़े में चला जाता है। और उसी प्रकार से बाएं निलय में प्रकुंचन होने के कारण शुद्ध रुधिर ऊपरी महाधमनी के द्वारा शरीर के ऊपर के भागों में और निचली महाधमनी के द्वारा नीचे के शरीर के भागों में चला जाता है। इस प्रकार से मैंने आपको कल समझाया था। मैंने ये भी बताया था कि हृदय में एक चक्र में रुधिर 2 बार प्रवेश करता है, एक बार फुफ्फुस में जाने के लिए, फेफड़ों में जाने के लिए और दूसरी बार शरीर में जाने के लिए। इसलिए मनुष्य के परिसंचरण तंत्र को दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं और हृदय के इस परिसंचरण तंत्र को नियंत्रित करने का काम पेसमेकर करते हैं। यहाँ तक की बात मैंने आपको कल पढ़ा दी थी। आज मैं आपको रक्त वाहिनियों के बारे में पढ़ाऊंगा कि शरीर में रक्त का जो परिसंचरण है रक्त वाहिनियों के द्वारा ही होता है। रक्त वाहिनियाँ 3 प्रकार की होती हैं, धमनी, सिरा और केशिकाएं। धमनियों को आर्टरी कहते हैं अंग्रेजी में, सिराओं को वेन कहते हैं और धमनी और सिराएं उत्तरोत्तर जब छोटी छोटी बारीक नलियों में विभक्त होती चली जाती हैं, इन्हें हम कैपिलरीज या केशिकाएं कहते हैं। 3 प्रकार की होती हैं। धमनियों के बारे में मैं आपको बता दूं कि धमनी हमारे शरीर में गहराई पर स्थित होती है। एक बात, धमनियाँ हमारे शरीर में गहराई पर स्थित होती हैं। आप अपनी कलाई में यहाँ पर हाथ रख करके देखिए, आपको मूवमेंट करती हुई जो लगे वो हमारी धमनी है। इस धमनी का सीधा संपर्क हृदय से जुड़ा हुआ रहता है और हृदय की धड़कन यहाँ धमनी में हमें महसूस होती है। क्यों? क्योंकि रुधिर हृदय की धड़कन के झटके के साथ साथ शरीर में प्रवाहित होता रहता है। तो धमनियाँ हृदय में शुद्ध O2 युक्त रुधिर को लेकर के शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम करती है। नंबर 2, धमनियाँ शरीर में गहराई में पाई जाती है। नंबर 3, धमनियों का रंग गुलाबी लाल होता है क्योंकि उसमें O2 युक्त रुधिर बहता है। धमनियों में कपाट नहीं पाए जाते हैं। धमनियों में रुधिर दाब के साथ बहता है, जिसको हम रुधिर दाब कहते हैं। धमनियों की जो भित्तियाँ होती हैं मोटी और लचीली होती हैं, गहराई में स्थित होती हैं। ये इस प्रकार से ये तो हो गई हमारी धमनियाँ। क्यों? क्योंकि हमारा हृदय रुधिर को जब शरीर में पंपित करता है तो 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पंपित करता है। अगर धमनी की दीवारें मोटी और लचीली नहीं हो तो हृदय के द्वारा लगाए जाने वाले रुधिर के दाब को सहन नहीं कर सके और फट जाए। इसलिए धमनियाँ गहराई में, भित्ति मोटी और लचीली गुलाबी रंग वाली होती है। इसी प्रकार
शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रुधिर को हृदय में लाने का काम करती है। नंबर 2, सिराएं शरीर के ऊपरी हिस्से में पाई जाती है, जो नीले रंग के आपको दिखाई देती हैं। नीले नीले ब्लू कलर की जो नसें दिखाई दे रही हैं, ये सारी की सारी सिराएं होती हैं। क्यों? क्योंकि इनमें अशुद्ध रुधिर बहता है। सिराओं में कपाट पाए जाते हैं, जो रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों से हृदय की ओर तो बहने देते हैं, परंतु वापस हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक बहने नहीं देते हैं। सिराओं की जो दीवारें होती हैं कम लचीली और पतली होती हैं, और इनमें रुधिर भी कम दाब के साथ बहता है। सिराएं अधिकांशतः नीले रंग की होती हैं। केशिकाएं किसी भी ऊतक या अंग में पहुंच करके धमनियां और सिराएं उत्तरोत्तर क्या होती चली जाती हैं, छोटी छोटी बारीक नसों में नलिकाओं में विभक्त होती चली जाती हैं, ताकि शरीर की समस्त कोशिकाओं तक रुधिर और पोषक तत्वों को पहुंचाया जा सके। और यही नलिकाएं उत्तरोत्तर, जो नलिकाएं धमनियों सिराओं की छोटी होती जाती हैं, यही जुड़ करके फिर वापस पुनः बड़ी सिराओं में, महासिराओं में बढ़ती चली जाती हैं। इनका प्रमुख कार्य O2 और CO2 खाद्य पदार्थों का आदान प्रदान आदि करना होता है। इन सूक्ष्म नलिकाओं को केशिकाएं कहते हैं, और जो पुनः एक दूसरे से जुड़ करके और महासिरा का निर्माण कर देती हैं। अब मैं आपको रक्त वाहिकाएं इनके बारे में लिखवा देता हूँ। तो देखिए बोर्ड पर प्रकरण है वाहिनियां, रक्त वाहिकाएं। रक्त वाहिका में शरीर में रक्त का परिसंचरण, रक्त वाहिनियों द्वारा होता है। रक्त वाहिनियां तीन प्रकार की होती हैं। नंबर 1 धमनी, नंबर 2 सिरा, नंबर 3 केशिका। ये तीनों मिलकर के शरीर में परिसंचरण तंत्र हेतु एक जाल का निर्माण कर देती है। ये रक्त वाहिकाएं आपस में मिलकर रक्त परिसंचरण हेतु एक जाल का निर्माण करती है। अब सबसे पहले मैं आपको धमनी के बारे में बताऊंगा। धमनी देखिए, धमनियां हृदय से O2 युक्त रुधिर को नंबर 1 धमनियां हृदय से O2 युक्त रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का
कार्य करती है। धमनियां हृदय से ऊतयुक्त हृदय को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य करती है। नंबर 2, जैसे मैं ऊपर से इसे लिख कर गया हूं तभी हो पाएगा। धमनियों की भित्ति मोटी और लचीली होती है। धमनियों की भित्ति लचीली तथा मोटी होती है। नंबर 3, धमनियों का रंग, धमनियां शरीर में गहराई पर स्थित होती हैं। धमनियों का रंग गुलाबी होता है। धमनियों में कपाट नहीं पाए जाते हैं। धमनियों में रुधिर दाब के साथ बहता है। धमनियों में कपाट नहीं पाए जाते, गुलाबी होती है, गहराई होती है, लचीली और मोटी होती है। इस प्रकार से आपके सामने यहाँ पर 6 पॉइंट आपके आगे हैं। धमनियों में हृदय के अनुसार धड़कन महसूस की जा सकती है। धमनियों में हृदयानुसार ही धड़कन महसूस होती है। ये आपके सामने 7 पॉइंट मैंने आपको धमनियों के लिखवा दिए। कौन कौन से, यहीं से देख लो दोबारा एक बार और कि धमनियां हृदय से ऊतयुक्त हृदय को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य करती है। धमनियों की भित्ति लचीली तथा मोटी होती है ताकि रुधिर के दाब को सहन कर सके और हृदय के द्वारा जब प्रकुंचन किया जाए तो फटे नहीं। धमनियां शरीर में गहराई पर स्थित होती है ताकि चोट लग जाए, चोट लगते ही तत्काल प्रभाव से धमनी कटेगी। क्यों? क्योंकि इसमें तेज गति से रुधिर बहता है। अगर ऊपर इस पर हो तो चोट लगते ही बहुत ज्यादा रक्तस्राव हो जाएगा और व्यक्ति की रुधिर की हीनता में अभाव या रुधिर के अभाव में मृत्यु हो जाएगी। धमनियों का रंग गुलाबी होता है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन युक्त रुधिर बहता है, इसलिए धमनियों का रंग गुलाबी होता है। धमनियों में कपाट नहीं पाए जाते हैं। कपाट इसलिए नहीं पाए जाते क्योंकि धमनियों से रुधिर सीधा शरीर के विभिन्न अंगों तक जाता है। धमनियों में रुधिर दाब के साथ बहता है और इसे हम ब्लड प्रेशर के नाम से जाना जाते हैं, जिसे जैसे 120/80 mm होता है उसे रुधिर दाब के नाम से। धमनियों में हृदय अनुसारी धड़कन महसूस की जा सकती है। हम हमारी कलाई के पास
गले में या कहीं भी जहाँ धमनियाँ हैं वहाँ हाथ से छू करके और हृदय के अनुसार धड़कन महसूस कर सकते हैं, जो 72 से 80 बार तक पर मिनट के हिसाब से होती है। ये बातें आपके सामने धमनियों की आ चुकी है। अब धमनियों के पश्चात रक्त वाहिकाओं में सिराएं। देखिए, सिराओं के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों से अशुद्ध रुधिर को हृदय तक ले जाने का कार्य करती है। शरीर के विभिन्न अंगों से अशुद्ध रुधिर को सिराएं हृदय तक पहुंचाती है। सिराओं का कम मोटी तथा पतली, कम मोटी तथा कम लचीली होती है। कम मोटी को पतली लिखें तो ठीक रहेगा। कम लचीली सिराओं में रुधिर दाब के साथ नहीं करता है। सिराओं का रंग नीला होता है। सिराओं में कपाट पाए जाते हैं, जो अंगों से रुधिर को हृदय की ओर ही बहने देते हैं। सिराएं शरीर के ऊपरी त्वचा के नीचे होती है। एक बार आप सिराओं को देखें, शरीर के विभिन्न अंगों से अशुद्ध कार्बन युक्त रुधिर को सिराएं होती हैं हृदय तक पहुंचाने का काम करती है। शरीर के समस्त अंगों से, जैसे ऊपरी महाशिरा और निचली महाशिरा के द्वारा मिला करके सीधा सबसे पहले दाएं नाली के अंदर डालती है।
सिराओं की भित्ति पतली और कम लचीली होती है। सिराओं में रुधिर दाब के साथ नहीं बहता, हल्के हल्के धीरे धीरे बहता है। इसीलिए सिराओं का जो दाब होता है वो 80 mm होता है और धमनियों का दाब 120 mm होता है। इससे अधिक होने पर उस व्यक्ति को हाइपरटेंशन का शिकार माना जाता है। सिराओं का रंग नीला होता है। सिराओं में कपाट पाए जाते हैं। कपाट इसलिए पाए जाते हैं कि केवल शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय के रुधिर को बहने देती है, वापस हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक शुद्ध रुधिर को नहीं जाने देते हैं। सिराएं शरीर की ऊपरी त्वचा के नीचे स्थित होती है, जो नीले रंग की हमें दिखाई देती है नसें, ये सारी की सारी सिराएं होती हैं। और उसके पश्चात अब आ गया है केशिकाएं। धमनी किसी ऊतक या अंग में पहुंचकर किसी भी ऊतक या अंग में धमनियां और सिराएं, धमनियां और सिराएं उत्तरोत्तर छोटी छोटी नलिकाओं में विभक्त जाती हैं, यानी छोटी छोटी उत्तरोत्तर नलिकाओं में विभक्त होती जाती हैं ताकि समस्त ऊतकों और शरीर की कोशिकाओं का समस्त ऊतकों एवं शरीर की कोशिकाओं को रक्त तथा पोषक तत्व प्राप्त हो सके। ये उत्तरोत्तर छोटी छोटी नलिकाओं में विभक्त होते जाते हैं ताकि इनको पोषक तत्व प्राप्त हो सके। रुधिर नलिकाओं के विभाजित होते होते इस प्रकार ये नलिकाएं विभाजित होते होते इतनी बारी O2 में CO2 तथा पोषक तत्व
वितरण प्राचीनी के द्वारा कोशिकाओं को प्राप्त करते हैं। इन सूक्ष्म नलिकाओं को ही केशिकाएं कहते हैं। इन सूक्ष्म नलिकाओं को ही केशिकाएं कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? केशिकाएं कहते हैं, जो पुनः एक दूसरे से जुड़ते जुड़ते शिराओं का निर्माण करते थे। जो पुनः एक दूसरे से जुड़ते जुड़ते शिराओं और महाशिराओं का निर्माण करते हैं। देखिए, किसी भी उत्तम या अम्लीय पहुंच करके धमनियां और शिराएं उत्तरोत्तर छोटी छोटी नलिकाओं में विभक्त होती जाती है, ताकि संस्थाओं एवं शरीर की कोशिकाओं तक रक्त तथा पोषक तत्व प्राप्त हो सके। इस प्रकार ये नलिकाएं विभाजित होते होते इतनी पतली हो जाती है कि झिल्लियां, इतनी नसों की जो झिल्ली होती है इतनी पतली हो जाती है कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और पोषक तत्व विसरण पराचन की क्रिया के द्वारा कोशिकाओं को प्राप्त हो जाते हैं। इन सूक्ष्म नलिकाओं को हम कैपिलरीज के नाम से जानते हैं, कोशिकाओं के नाम से जानते हैं, जो पुनः एक दूसरे से जुड़ते हुए शिराएं और महाशिराओं का निर्माण कर देती है। ये आपके सामने आ गया है। अब आपको मैं नया पॉइंट आपके सामने उत्सर्जन तंत्र आ रहा है। नया तंत्र आपके सामने क्या आ रहा है? उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र में आपको कौन कौन सी चीजें आएगी? सबसे पहले उत्सर्जन तंत्र, फिर उसमें अमोनिया, अमोनिया के बाद यूरिया और यूरिया, फिर मानव उत्सर्जन तंत्र आ जाएगा। और मानव उत्सर्जन तंत्र में सबसे पहले आपका होगा वृक्क होता है। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ उत्सर्जन तंत्र। सबसे पहले आप लिखेंगे उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन का अर्थ ही होता है अवशिष्टों का शरीर से बाहर निकालना। अर्थात जो अंग शरीर की समस्त उपापचयी क्रियाओं में बनने वाले अपशिष्ट उत्पादों को शरीर से बाहर निकालने का काम करता हूँ, ऐसा तंत्र मिलकर के उत्सर्जन तंत्र के नाम से जाना जाता है। तो मैं सबसे पहले आपको उत्सर्जन तंत्र के बारे में लिखूंगा। उत्सर्जन तंत्र का अर्थ है शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने की व्यवस्था।
इसे ही हम उत्सर्जन तंत्र के नाम से जानते हैं। उत्सर्जन शरीर की वे व्यवस्था है, इसमें शरीर की कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाला जाता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है उत्सर्जन शरीर की वह व्यवस्था होती है जो शरीर में समस्त उपापचय क्रियाओं के पश्चात बनने वाले अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की व्यवस्था है। इसे ही हम किसके नाम से जानते हैं? उत्सर्जन तंत्र के नाम से जानते हैं। कोई भी प्राणी उपापचय क्रिया करेगा तो अपशिष्ट पदार्थ जैसे अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड आदि का संचय करता है। कोई भी प्राणी शरीर की समस्त उपापचयी क्रियाओं के पश्चात अपशिष्ट पदार्थ का निर्माण करता है। इन पदार्थों में अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, CO2 आदि होते हैं। इन्हें शरीर से बाहर निकालना आवश्यक है। इनको शरीर से बाहर निकालने की आवश्यकता है। अगर ये शरीर से बाहर नहीं निकाला जाता है तो हमारे शरीर में नुकसान हो जाएगा। जैसे आपने देखा होगा फेफड़े कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देते हैं, यूरिया आदि हम मूत्र के साथ शरीर से बाहर निकाल देते हैं। नाइट्रोजन अपशिष्टों को शरीर से बाहर निकालना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन अपशिष्ट हमारे शरीर में जहर की तरह कार्य करते हैं और इस कार्य को संपादित करने के लिए हमारे शरीर में वृक्क पाए जाते हैं। इनके द्वारा शरीर से हम इन अपशिष्टों को बाहर निकाल देते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि नाइट्रोजन अपशिष्ट 3 प्रकार के होते हैं। हम कौन से देखिए, जैसे CO2 को फेफड़ों द्वारा बाहर निकाल देते हैं, जबकि नाइट्रोजनी अपशिष्टों को बाहर निकालने की आवश्यकता वृक्क द्वारा की जाती है। नाइट्रोजन अपशिष्ट 3 प्रकार के होते हैं।
जैसे नंबर 1 सबसे पहले अमोनिया, नंबर 2 यूरिया, नंबर 3 सबसे पहले अमोनिया क्या है। देखिए, उत्सर्जन तंत्र का अर्थ है शरीर से अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की व्यवस्था। कोई भी प्राणी शरीर की समस्या को अपचय क्रिया और पश्चात अवशिष्ट पदार्थों का निर्माण करता है। इन पदार्थों में अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड आदि शरीर से बाहर निकालने बहुत जरूरी होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों के द्वारा बाहर निकाल देते हैं, लेकिन नाइट्रोजन अवशिष्ट यदि हमारे शरीर में रह जाए तो अब इसका कार्य करेंगे, जहर के समान हो जाएंगे। इसे इनको बाहर निकालने के लिए प्रकृति की सहायता ली जाती है। नाइट्रोजन अवशिष्ट 3 प्रकार के होते हैं। कौन से? सबसे पहले अमोनिया। तो सबसे पहले मैं आपको अमोनिया के बारे में बताऊंगा कि अमोनिया क्या है, और फिर उसके बाद में अमोनिया के बाद यूरिया और यूरिक अम्ल तीनों हैं जिन्हें मैं आपको बताता। तो देखिए, सबसे पहले अपन लिखेंगे अमोनिया। अमोनिया उत्सर्जन प्रक्रिया अमोनियोत्सर्ग प्रक्रिया अमोनियोत्सर्ग प्रक्रिया के दौरान इसमें क्या होता है, अनेक स्थल मछलियां, उभयचर और जलीय कीट मछलियां, उभयचर मेंढक जैसे आदि उभयचर तथा जलीय कीट इस प्रक्रिया तथा जलीय कीट इस प्रक्रिया द्वारा अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। जल की सहायता से इस प्रक्रिया द्वारा अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, क्योंकि अमोनिया के उत्सर्जन में अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है। नंबर 2 आ गया यूरिया। यूरिया क्या है? मुख्यतः यूरिया उत्सर्जन स्तनधारी समुद्री मछली आदि करते हैं। प्रमुख रूप से
यूरिया का उत्सर्जन स्तनधारी तथा समुद्री मछलियों द्वारा किया जाता है। समुद्री मछलियां और स्तनधारी करते हैं। इन जीवों को यूरिया उत्सर्गी कहा जाता है। ये यूरिया उत्सर्गी कहलाते हैं। ये क्या कहते हैं? यूरिया उत्सर्गी कहते हैं। ये यूरिया उत्सर्गी कहलाते हैं। कोशिकाओं द्वारा उत्सर्जित अमोनिया को कोशिकाओं के द्वारा निकाली जाने वाली अमोनिया को यकृत यूरिया में बदल देता है। जिसे रक्त द्वारा मूत्र के साथ उत्सर्जित किया जाता है। वैसे मानव एक स्तनधारी प्राणी है, इसमें यूरिया का उत्सर्जन मूत्र के द्वारा होता है। अब आ गया यूरिक अम्ल। देखिए यूरिक अम्ल में क्या होता है कि पक्षियों, सरीसृपों, कीटों आदि में, पक्षियों, सरीसृपों तथा कीटों में अमोनिया को यूरिक अम्ल में परिवर्तित करके पहले क्या करते हैं, सरीसृपों, कीटों में अमोनिया को यूरिक अम्ल में बदल दिया जाता है और यूरिक अम्ल में परिवर्तित करके यूरिक परिवर्तित करके ग्लूकोज को किया जाता है। जब इसे यूरिक अम्ल में परिवर्तित कर दिया जाता है, यूरिक अम्ल को अत्यंत कम जल के साथ यूरिक अम्ल को अत्यधिक कम जल के साथ गोलिकाओं अथवा पेस्ट के रूप में उत्सर्जित किया जाता है। ऐसे जीवों को यूरिक अम्ल उत्सर्जी कह देते हैं।
देखिए भैया, एक बार देखो, अमोनिया, मैंने आपको बताया नाइट्रोजन अपशिष्ट तीन प्रकार के होते हैं, अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल। अमोनिया का उत्सर्जन अमोनिया उत्सर्जन प्रक्रिया के द्वारा संपन्न किया जाता है। यानी अस्थिर मछलियां होती है, उभयचर प्राणी होते हैं जो जल और थल दोनों भागों में रहते हैं, जैसे क्या नाम से मेंढक है, और जलीय कीट इस प्रक्रिया के द्वारा अत्यधिक जल की सहायता से क्या करते हैं, अमोनिया का उत्सर्जन कर देते हैं, इसलिए इसे अमोनिया उत्सर्जन कहते हैं। यूरिया, प्रमुख रूप से यूरिया का उत्सर्जन स्तनधारी अर्थात जिनके शरीर पर स्तन ग्रंथि दूध पिलाने के लिए पाई जाती है, ऐसे प्राणियों को स्तनधारी प्राणी कहते हैं। और समुद्री कुछ मछलियों के द्वारा किया जाता है, ये यूरिया उत्सर्जन कहलाते हैं। कोशिका के द्वारा निकाली जाने वाली अमोनिया को यह कर देता है, यूरिया को बदल देता है। और प्रक्रिया के द्वारा निश्चंदन की क्रिया के द्वारा परानिश्चंदन जब बार छानने की क्रिया के द्वारा मूत्र के साथ यूरिया को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। जैसे मनुष्य मूत्र का उत्सर्जन करता है तो मूत्र के उत्सर्जन में प्रमुख रूप से यूरिया का उत्सर्जन करता है। आपने देखा होगा शौचालय में जमा हुआ सफेद पाउडर सा जो जम जाता है वो यूरिया ही होता है। इसी के साथ ही यूरिक अम्ल पक्षियों, सरीसृपों अर्थात जो रेंज कर सकते हैं उत्तर भाग भूमि से स्पर्श करता हूँ, जैसे सांप है, छिपकली है, मगर है ना, ये सरीसृप कहलाते हैं। पक्षियों, सरीसृपों और कीटों में अमोनिया को यूरिक अम्ल में बदल दिया जाता है। यूरिक अम्ल अत्यधिक कम जल के साथ होलिका के रूप में पेस्ट के रूप में शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है और ये जीव यूरिक अम्ल उत्सर्जन कहलाते हैं। यहाँ तक की बात मैं आपको बता चुका हूँ और इसके पश्चात अब आपके सामने आ रहा है मानव उत्सर्जन तंत्र। और मानव उत्सर्जन तंत्र को मैं आपको कल बताऊंगा। आज की बात यहीं पर समाप्त की जाती है। ठीक है।